नमस्कार दोस्तों, आज बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ आइसोमेरिज्म की समावयवता की बात करने वाला हूँ। समावयवता क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो मान लीजिए हमारे पास दो कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ये रहा, एक कंपाउंड ये रहा, दो कंपाउंड है, दो यौगिक है। उनके दोनों के जो फॉर्मूले हैं, जो उनका फॉर्मूला है, जो उनका अणुसूत्र है वो समान है। फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या है? मान लीजिए इस वाले कंपाउंड में कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 6 है। मान लीजिए हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 12 है। मान लीजिए ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अगर हमारे पास कोई दो कंपाउंड या तीन कंपाउंड कुछ ऐसे हैं जिनमें सारे एलिमेंट समान क्वांटिटी में हैं, जितने एलिमेंट इस वाले कंपाउंड में हैं उतने ही एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग है। ये कोई और कंपाउंड है, इसका कुछ और नाम है, ये कोई दूसरा कंपाउंड है, इसका कुछ और नाम है। इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का डिफरेंस हो सकता है, वो फिर स्ट्रक्चर का हो सकता है या किसी प्रॉपर्टीज़ का या किसी और चीज़ का डिफरेंस हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंडों को आपस में हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। आइसोमर्स समावयवी। और इन यौगिकों का, इन कंपाउंड का जो गुण होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है, वो हमारे पास समावयवता कहलाती है। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि दो कंपाउंड है, आपस में क्या है? एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब है उनका फॉर्मूला सेम है, अणुसूत्र समान है, लेकिन उनमें कोई ना कोई डिफरेंस है, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और इनका ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या कहलाती है बच्चों? समावयवता कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। इस आइसोमेरिज्म की हमको बात करनी है, तो इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो, जो आइसोमेरिज्म है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो है उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम बोलते हैं। और जो दूसरा है वो हमारे पास है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक तो स्ट्रक्चरल संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता, दो भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सी वाली समावयवता पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक समावयवता में क्या है? हमारे पास दो कंपाउंड है, तीन कंपाउंड है, उनके अणुसूत्र समान है, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। दो कंपाउंड है, तीन कंपाउंड है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणुसूत्र समान है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है? उसमें डिफरेंस है। स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल अगर डिफरेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता का नाम हमने यहाँ पर दिया है। अब संरचनात्मक समावयवता किस तरीके से होती है, इसको आगे डिटेल में पढ़ने के लिए इसको भी हमने आगे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, वो हम पढ़ेंगे।
तो संरचनात्मक समावयवता के अंदर पहली जो समावयवता है वो है आयनन समावयवता। समावयवता, इसको आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या होती है वो ध्यान से सुना। मान लो हमारे पास दो कंपाउंड है, मैंने उन दोनों कंपाउंडों को वाटर में मिक्स किया, वाटर में डाला। अब वाटर में डालने पर क्या हुआ, जब एक कंपाउंड है वो टूटता है तो वो अलग तरीके का आयन देता है और एक कंपाउंड जो है वो अलग तरीके का आयन देता है, जबकि दोनों की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अणुसूत्र समान है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग आयंस देते हैं। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म, इस प्रकार की समावयवता हमारे पास आयनन समावयवता कहलाती है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसको मैं एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूँगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है, कंपाउंड किस तरीके से, मान लीजिए ये है, ये मैं कोई कंपाउंड बना रहा हूँ, ये कंपाउंड है। एक दूसरा कंपाउंड और बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कंपाउंडों को देखते हैं। इस वाले कंपाउंड में आप देखेंगे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है। इस वाले में Br है, इस वाले में भी Br है। वो बात अलग है कि यहाँ Br अंदर है, यहाँ Br बाहर है। इस वाले में अमोनिया है, इस वाले में भी अमोनिया है। इस वाले में SO4 सल्फेट है, इस वाले में भी SO4 सल्फेट है। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें जो Br है वो अंदर है, इसमें Br बाहर है। अब आप कहेंगे तो उससे क्या हुआ सर, जब मैंने इनको किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला, किसी विलयन के अंदर डाला, तो विलयन में डालने पर क्या हुआ, इसका ये वाला भाग अलग होता है। कौन सा, SO4 वाला भाग अलग होता है, SO4-2 ये वाला भाग अलग होता है। और जब मैंने इसको डाला तो ये वाला भाग अलग होता है, ठीक है। हालांकि दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन जब इसका आयोनाइजेशन कराया जाता है तो यहाँ से निकलता है सल्फेट आयन और यहाँ से निकलता है ब्रोमाइड आयन। तो अलग अलग आयन निकलने के कारण यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी, आयनन समावयवता होगी, लेकिन इनके फॉर्मूले सेम है, यहाँ पे आप देख लेना। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये एग्जांपल मैं बता देता हूँ। दूसरा है बंधन समावयवता। एक है बंधन समावयवता, बंधन समावयवता, या इसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। यहाँ पे लिंक का चक्कर पड़ रहा है, क्या चक्कर पड़ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए वही सेम एग्जांपल से मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमारे पास है कोबाल्ट, ये है नाइट्रो ग्रुप NH3 5Cl2 और यहाँ पे COONO NH3 और ये Cl2। अब देखो पहले वाले आइसोमेरिज्म में क्या होता था कि एक कंपाउंड में आयन अंदर था, एक में बाहर था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में भी Cl बाहर है, इस वाले कंपाउंड में भी Cl बाहर है। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म कैसे हुई, समावयवता कैसे हुई, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बंधन आइसोमेरिज्म क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है। यहाँ पे लिंक अलग तरीके से हो रहा है। ये वाला जो कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड में कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने NO2 को ONO लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस ग्रुप का ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है।
यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में नाइट्रोजन लिंक हो रहा है और इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन लिंक हो रहा है। यहाँ पे लिंकेज का फर्क है, यहाँ पर नाइट्रोजन लिंक हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिंक हो रहा है। तो ये लिंक होने में जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म या बंधन समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल हुआ, ये हमारे पास लिंकेज आइसोमेरिज्म हुई। तो आप समझ गए होंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या है। अब इसके बाद अगली आइसोमेरिज्म क्या है, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता है, हाइड्रेट समावयवता या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये सारे के सारे किसके अंदर चल रहे हैं, संरचनात्मक समावयवता के अंदर चल रहे हैं, जिनमें स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब बात करने वाले हैं हाइड्रेट समावयवता की, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए CrH2O। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, CrH2O 6Cl3। ठीक है, इसके बाद Cr, ध्यान से देखिएगा पूरे एग्जाम्पल को, ClH2O 5 और Cl2H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, ब्रैकेट के बाहर Cl3 है, यहाँ पर क्या है Cl2H2O है। यहाँ दरअसल हुआ क्या, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर चला गया इस वाले में और एक Cl का अंदर चला गया। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा कुछ हो गया, आयनन समावयवता के जैसा कुछ यहाँ पर हुआ है, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर इसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल काम में लिया जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रेट के रूप में भी लिखा जा रहा है, यानी कि बाहर लिखा जा रहा है, तो इसको हम हाइड्रेट समावयवता बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर लिगेंड के रूप में भी काम आ रहा है और बाहर यहाँ पर बाहर भी काम आ रहा है, हाइड्रेट के रूप में काम में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, हाइड्रेट समावयवता बोलते हैं। तो यहाँ पे बस वाटर मॉलिक्यूल का काम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया। अगली आइसोमेरिज्म देखते हैं। कितने आइसोमेरिज्म हो गई, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीन आइसोमेरिज्म हो गई। अब हम देखते हैं अगली फोर्थ देखते हैं। अगली फोर्थ आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या है, समन्वय समावयवता, समन्वय समावयवता, समावयवता, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले एक एग्जांपल लिख देता हूँ और उसके बाद आप देखना कि इसमें क्या डिफरेंस है, जो इसका नाम मैंने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म रख दिया। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल है CrNH3 और इसके अलावा COCN6, ये है। ये बच्चों पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड है, अलग अलग नहीं है। दोनों प्लस वाला और माइनस वाला भाग यहाँ पर है एक ही कंपाउंड के अंदर। ये आगे वाला भाग प्लस का और पीछे वाला भाग माइनस का है, मैंने आपको बताया था। ये एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड मैं आपको लिख के देता हूँ। दूसरा कंपाउंड है CONH3 और CrCN6, दूसरा कंपाउंड ये है। अब आपको इसमें क्या अंतर दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि क्रोमियम जो है NH3 से जुड़ा हुआ है। देखो बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, इसमें क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें कोबाल्ट है, इसमें अमोनिया है, इसमें अमोनिया है, इसमें साइनाइड है, इसमें साइनाइड है, सारी चीज़ सेम है। लेकिन फिर अंतर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए इस पूरे कंपाउंड में, इस वाले कंपाउंड में क्रोमियम से जुड़ा हुआ है अमोनिया।
ठीक है। और इस वाले कंपाउंड में जुड़ा हुआ है क्रोमियम से ये साइनाइड जुड़ा हुआ है, इस वाले में कोबाल्ट से साइनाइड जुड़ा हुआ है और इस वाले में कोबाल्ट से NH3 जुड़ा हुआ है। यानी कि दोनों कंपाउंडों में सारी चीजें सेम है, लेकिन अंतर क्या हुआ, इन्होंने आपस में लिगेंडों को इंटरचेंज कर लिया, इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेशन बदल लिया। यहाँ पर क्रोमियम अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहा था, यहाँ पर क्रोमियम साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहा है, तो इनका कोऑर्डिनेशन चेंज हो गया। तो जब आपस में ऐसे चेंजिंग हो जाती है, लिगेंडों की मेटल की आपस में चेंजिंग हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय समावयता बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गई, समन्वय समावयता हो गई। अगली आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो इससे पहले मैं मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखना कि 4 आइसोमेरिज्म हो गई। सारी की सारी आइसोमेरिज्म समावयवता में क्या हुआ कि इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे, अणुसूत्र थे, समान थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया है, ये डिफरेंस है। अब एक हमारे पास एक और है, अगली 4 हो गई। एक है उप सह संयोजन स्थिति समावयवता, उप सह संयोजन स्थिति समावयवता, समावयवता, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्या होती है, देखो मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोबाल्ट है, कोबाल्ट से आपके पास जुड़े हुए हैं क्या, 2 अमोनिया के ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं Cl2। यहाँ पे एक तरीके से आप ये लगा लीजिए, यहाँ पे कोई ब्रिज कंपाउंड है। ब्रिज कंपाउंड का मतलब है कि 2 मेटल आयन है, वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं, ब्रिज से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मान लो जो लिगेंड है वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले, मेटल नहीं कर रहा अपनी पोजीशन चेंज। पहले वाले में याद रखना मेटल ने अपनी पोजीशन चेंज करी थी, लेकिन यहाँ पे मेटल सेम है, तो मेटल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब मान लो लिगेंड अपनी पोजीशन चेंज कर ले, कैसे, मान लो 2 Cl वहां चले जाए और 2 अमोनिया यहाँ आ जाए। जैसे मान लो कोबाल्ट से 4 के 4 अमोनिया जुड़ जाएं, 4 अमोनिया जुड़ जाएं और यहाँ पे 4 Cl जुड़ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोबाल्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, यहाँ पे किसने पोजीशन चेंज करी अपनी, ये लिगेंडो ने। तो 2 अमोनिया वहां से यहाँ आ गए और 2 Cl यहाँ से वहां चले गए। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि लिगेंड आपस में अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन को चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं उप सह संयोजन स्थिति समावयवता, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको हमने नाम दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये मैं मिटा देता हूं। इसके अलावा एक आइसोमेरिज्म और बच रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड समावयवता। क्या बोल रहे हैं, लिगेंड समावयवता, लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म, ये समावयवता कब होती है, ये समावयवता लिगेंडों के कारण ही होती है। साफ पता लग रहा है लिगेंड आइसोमेरिज्म। मान लो लिगेंड ही हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए जिसके कारण समावयवता उत्पन्न हो जाए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे आपके पास जुड़ा हुआ है क्या, NH2 ऐसे करके जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा कोई लिगेंड है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो NH2 जुड़े हुए हैं, ये NH2 यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी, पहली और तीसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए ये NH2 हमारे पास पहली
और दूसरी पोजीशन पर जुड़ जाए, पहली और दूसरी पोजीशन पर जुड़ जाए, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर जुड़ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यहाँ लिगेंड में ही अंतर आ गया। अब लिगेंड में अंतर आ गया तो ये जब जुड़ेगा तो जो कंपाउंड बनाएगा उसमें भी अंतर आ जाएगा। जब लिगेंड की स्ट्रक्चर में अंतर आ गया तो आगे भी अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे जो मैंने टाइप बताए थे वो आपको किसके बताए थे, आइसोमेरिज्म के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बताए थे। अब हम यहाँ पे जो दूसरा टाइप था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा, जो दूसरा टाइप था कौन सा, त्रिविम समावयवता। क्या था, त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसकी बात हमें यहाँ पे करनी है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करनी है। तो इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समावयवता, बोले मत। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, वो इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरा कंपाउंड हो, सेम इसके जैसा फॉर्मूला हो, लेकिन उसकी जो 3D स्ट्रक्चर है, 3D जो शेप है वो अलग हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पे स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्ट्रक्चर वैसी की वैसी रहेगी, बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है वैसा का वैसा रहेगा। डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे जो आकाशीय व्यवस्था है, जो 3D जो अरेंजमेंट है, केवल उसमें चेंज आएगा, बाकी का किसी भी चीज़ में चेंज नहीं आएगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक हमने यहाँ पे बांट दिया प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, त्रिविम समावयवता को हमने दो भागों में बांट दिया, ज्यामितीय जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सबसे पहले हम देखते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है कि जो हमारे पास अणुसूत्र होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो कंपाउंडों का सेम होगा, समान होगा, लेकिन वहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, जियोमेट्री का होगा। यानी कि जियोमेट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। जियोमेट्री क्या होगी, डिफरेंट होगी। जियोमेट्री के बारे में हम बात करते हैं। अब ये वाली बात हो गई। उसके बाद ये जो आइसोमेरिज्म होती है केवल उन कंपाउंडों में होगी जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या तो 4 है या 6 है, 4 है या 6 है, केवल इनमें हमारे पास ज्यामितीय समावयवता होगी। ध्यान रखना, इसके अलावा और कोई कंपाउंड हमारे पास जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। और 4 वाले कंपाउंड, 4 का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक मेटल है उससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और 6 का मतलब एक मेटल है उससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जिनमें 4 लिगेंड और 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं उनमें ये समावयवता होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पे 4 नंबर जब कोऑर्डिनेशन नंबर होती है तो 2 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल, मेरी बात ध्यान से सुनना, और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर एक तो होता है चतुष्फलकीय, इसको हम क्या बोलते हैं, टीडी को चतुष्फलकीय, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार समतलीय। क्या बोलते हैं, वर्गाकार समतलीय। तो ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो स्क्वायर प्लेनर के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना, ये स्क्वायर प्लेनर के अंदर पाई जाती है, टेट्राहेड्रल के अंदर नहीं पाई जाती है। मेरी बात को ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल के अंदर ये आइसोमेरिज्म नहीं होगी, केवल स्क्वायर प्लेनर के अंदर होगी, वर्गाकार समतलीय के अंदर
ये आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई, किसके लिए बताई मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए बताई। अब इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे टाइप कौन कौन से हैं वो हमको यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक, 4 वाले यौगिक। कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, समन्वय संख्या 4 होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक मेटल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हों, उसकी बात हमें यहाँ पर करनी है। और उसके अंदर भी टेट्राहेड्रल की बात हमें नहीं करनी, चतुष्फलकीय की बात नहीं करनी, हमें केवल वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर की बात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप आता है वो हमारे पास आता है Ma2B2 टाइप कंपाउंड, Ma2B2 प्रकार के यौगिक, टाइप कंपाउंड, Ma2B2 टाइप कंपाउंड। अब A2B2 टाइप कंपाउंड क्या होते हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे M का मतलब क्या है? मेटल है। A2 का मतलब 2 A जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 2 A जुड़े हुए हैं। और B का मतलब क्या है? 2 B जुड़े हुए हैं। तो ये होता है Ma2B2। अब आप कहोगे कि इसमें हमारे पास किस तरीके से आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए दोनों अगल बगल में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए अब ये दोनों ए क्या हो कि एक दूसरे के अपोजिट जुड़े हुए हो, एक दूसरे के क्या जुड़े हुए हो? अपोजिट जुड़े हुए हो। और बी आपस में अपोजिट जुड़े हुए हो। ठीक है, तो इनमें देखो सारी चीज़ें सेम हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है? यहाँ पे ए पास पास जुड़े हुए हैं और बी पास पास जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ए दूर दूर और बी जुड़े हुए हैं। अब आपको पता है दो एक जैसे एलिमेंट पास पास जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। और जब दोनों अलग अलग जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस तरह की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेना चाहो तो जैसे मान लीजिए PtCl2NH3 का होल ट्वाइस, ये एग्जाम्पल है। अब प्लेटिनम से एक तो क्या है कि Cl अगल बगल में जुड़े हुए हैं, NH3 अगल बगल में जुड़े हुए हैं, पास पास जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सिस बोल देते हैं। सिस में यही तो होता है, सिस में क्या होता है? पास पास होते हैं। और एक जो दूसरा कंपाउंड होता है उसमें प्लेटिनम से ये Cl क्या होता है? अपोजिट जुड़ा हुआ है, NH3 अपोजिट जुड़ा हुआ है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्रांस नाम दे दिया। तो ये हमारे पास क्या होता है? ट्रांस होता है। तो यही हमारे पास क्या है? Ma2B2 टाइप कंपाउंड, जिनमें दो एक जैसे एलिमेंट होते हैं और दो एक जैसे एलिमेंट होते हैं। तो ये है Ma2B2 टाइप कंपाउंड। आगे की बात करते हैं, आगे अगला कंपाउंड देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही चल रहा है। एक हमारे पास दूसरा कंपाउंड है जिसमें है Ma2BC टाइप कंपाउंड, अब ये क्या होता है? Ma2BC टाइप कंपाउंड क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए मेटल है, मेटल से यहाँ पे दो ए यानी कि एक जैसे जुड़े हुए हैं और बी और सी क्या हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे ए क्या है, सेम है सिस। अब यहाँ पे बी और सी वाला पार्ट अलग अलग है तो इसको हम इतना ध्यान नहीं देंगे, जो एलिमेंट सेम है उनको हम देखेंगे। तो इसका दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर ए एक दूसरे के अपोजिट हो और बी और सी इस तरीके से हो, बी सी से कोई इतना मतलब नहीं है क्योंकि ये अलग अलग है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांस होगा। एक क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कंपाउंड भी हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मान लो CO है, यहाँ पर इससे क्या जुड़े हुए हैं, दो एक ही तरह के NH3 जुड़े हुए हैं और NO2 जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है, अलग जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कोबाल्ट से ये दो अमोनिया जुड़े हुए हैं, दो अमोनिया जुड़े हुए हैं और एक जुड़ा हुआ है NO2 और एक जुड़ा है Cl। तो हम क्या देखेंगे, हम सेम वाले लिगेंडों को देखेंगे। तो सेम वाले लिगेंड एक तरफ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। और अगर सेम वाले लिगेंड अलग अलग है, जैसे मान लो NH3 एक तो हमारे पास यहाँ है और एक हमारे पास यहाँ है, और ये NO2 इधर है और Cl इधर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे लिगेंड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको पता है जब एक जैसे लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं, और जब एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरा टाइप हो गया Ma2BC टाइप कंपाउंड। ठीक है, Ma2BC। और एक होता है हमारे पास MABCD टाइप कंपाउंड। अब यहाँ पे M का मतलब क्या है, मेटल यानी कि धातु, और ABCD लिगेंड है। लिगेंड का मतलब है अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिगेंड अलग अलग है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए ये A है, यहाँ पर मान लीजिए B है, यहाँ पर मान लीजिए C है, यहाँ पर D है। अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने कंपाउंड बना दिया। अब आप कहोगे इसमें आइसोमेरिज्म की वजह से होती है, इसमें भी आइसोमेरिज्म हो सकती है, इसमें अलग तरीके की आइसोमेरिज्म होती है। आप कहोगे कैसे, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें सिंपल सा काम करना है, एक एलिमेंट को यहाँ पर स्थिर रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप D वाले को कांस्टेंट एक जगह रखेंगे और बाकी सारों को हिला सकते हैं। तो B को अगर मैं यहाँ ले जाऊं और C को मैं यहाँ ले जाऊं और A को यहाँ ले जाऊं, तो एक तरीके की स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन सकती है। इसके अलावा एक और चेंज करके देखते हैं D वाले। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, A वाले को मैं यहाँ ले जाऊँ, और क्या किया मैंने, A वाले को मैं यहाँ ले जाऊँ, B वाले को मैं यहाँ ले आऊँ और C वाले को यहाँ ले आऊँ। तो एक तरीके की स्ट्रक्चर हमारे पास ये बन सकती है। तो MABCD में 3 तरह की जियोमेट्री बन सकती है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म भी इसमें हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल ये 3 तरह की आइसोमेरिज्म ही होती है, इसके अलावा और कोई आइसोमेरिज्म नहीं होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंडों की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंडों के लिए यहाँ पे 4 वालों की बात कर ली। अब हम बात करेंगे समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों के बारे में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कौन से होते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक मेटल है, मेटल में 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। मान लो ये जुड़ा हुआ है नंबर 1 पर, ये जुड़ा हुआ है मान लो कोई नंबर 2 पर, ये जुड़ा हुआ है 3 पर, ये जुड़ा हुआ है 4 पर। ठीक है, ये 4 तो इस तरीके से जुड़े हुए हैं,
उसके बाद क्या होता है, जो पांचवा लिगेंड है वो है ऊपर की तरफ और जो छठा लिगेंड है वो है नीचे की तरफ। तो ऐसे 6 लिगेंड हमारे पास जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर भी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होती है, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे सिस और आइसोमेरिज्म क्या होती है, देखो जब दो समान लिगेंड, जब दो एक जैसे लिगेंड, मान लो NH3 जब दो समान लिगेंड आपस में क्या होते हैं, आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो वो होती है सिस पोजीशन। और जब दो समान लिगेंड 180 डिग्री पर होते हैं तो वो होता है ट्रांस। ठीक है, अब इसमें सिस और ट्रांस कैसे होगा, अब मान लो जिन लिगेंडों के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं वो हमारे पास 1 2 2 3, देखो ये वाली पोजीशन 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 3 4 3 4 और 3 4 और 1 4, ये 1 4, ठीक है, 1 5 1 5 और जो भी है 1 5, ये 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 5 2 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। मतलब जिन पोजीशन पर हमारे पास दो पोजीशन 90 डिग्री का अगर एंगल बनाती है तो वहाँ पर हमारे पास सिस आइसोमेरिज्म होगी, और जहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री का हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है, वो हमारे पास ट्रांस होती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पे आपको देखना। ट्रांस के लिए तो आप एक बात याद रख लेना, 180 डिग्री का मतलब अगर कोई समान लिगेंड, एक जैसे लिगेंड 1 और 3 नंबर पर, जैसे मान लो NH3 है वो 1 नंबर पर और 3 नंबर पर हो, या फिर 2 और 4 नंबर पर हो, अपोजिट है ना 180 डिग्री पे, या फिर 5 और 6 नंबर पे हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वो हमारे पास पोजीशन होती है, ट्रांस पोजीशन होती है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमारे पास है Ma4B2 कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक मेटल है, मेटल से हमारे पास 4 तो एक जैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं और 2 अलग लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 4 NH3 जुड़े हुए हैं और 2 Cl जुड़े हुए हैं। ये कोई कंपाउंड है जिसमें 4 अमोनिया और 2 Cl जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए कोबाल्ट में, अब मान लीजिए आपके पास NH3 कुछ ऐसे जुड़े हुए हैं, 4 NH3 ऐसे जुड़े हुए हैं, 1 NH3 2 NH3 3 NH3 4 NH3, ठीक है, एक Cl इधर एक Cl इधर। तो अब Cl कहाँ है, ये 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। अगर ये Cl यहाँ इस पोजीशन पर होते, जैसे एक Cl यहाँ होता, एक Cl यहाँ होता, तो उसको हम बोलेंगे, उसको भी हम ट्रांस बोलते हैं। और एक Cl यहाँ होता तो उसको भी हम ट्रांस बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर तो NH3 भी तो है, एक NH3 यहाँ है, एक NH3 यहाँ है। तो देखो जब ऐसी कंडीशन हो कि लगभग सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं तो हम उन लिगेंडों को देखते हैं जो कम संख्या में हैं, क्योंकि इससे ही पता लग रहा है। अब देखो NH3 दो, ये 90 डिग्री पर भी है, ये 80 डिग्री पर भी है, 180 डिग्री पर भी, तो इनसे सिस और ट्रांस का पता नहीं लगेगा। सिस और ट्रांस का पता किससे लगेगा, क्लोरीन से पता लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन से पता लगाया है, यहाँ पे क्लोरीन से पता लगाया है। और इसमें सिस कैसे बनेगा, सिस के लिए तो आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे अमोनिया है तो आपने मान लो ये अमोनिया बना दिया, ये अमोनिया बना दिया, इसके बाद ये अमोनिया बना दिया, 3 अमोनिया, ये 4 अमोनिया,
एक Cl यहाँ बना दिया, एक Cl मान लीजिए यहाँ बना दिया। तो ये हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, सिस वाली फॉर्म है। तो सिस वाली फॉर्म में क्योंकि हम क्लोरीन को देख रहे हैं, क्लोरीन यहाँ पर कितने पर है, 90 डिग्री के एंगल पे है, और 90 डिग्री के एंगल वाला हमारे पास क्या होता है, सिस होता है, और 180 डिग्री वाला क्या होता है, ट्रांस होता है। तो यहाँ पे ये क्या अंतर है, सिस और ट्रांस का अंतर है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसमें अगली तरीके का कंपाउंड देखते हैं। अगली तरीके का कंपाउंड देखते हैं। तो अगली तरीके का कंपाउंड कैसा है हमारे पास, हम लेते हैं कुछ अलग तरीके का कंपाउंड लेते हैं, जैसे Ma3B3, Ma3B3 टाइप कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होता है, एक मेटल है, मेटल से 3 एलिमेंट एक जैसे जुड़े हुए हैं और 3 एलिमेंट एक जैसे जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जोड़ दिया NH3, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जोड़ दिया Cl, ये Cl, और एक NH3 मैंने कहाँ जोड़ दिया, नीचे जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे कि 3 तो अमोनिया है, 3 Cl है, तो किसको देखेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए 1, जैसे मान लीजिए इसको हमने 1 लिया, इसको हमने 2 लिया, इसको हमने 3 लिया, किसी भी तरीके से लिया। अब यहाँ पर ऐसे लगातार आ रहे हैं 1 2 3, इस तरीके से लगातार आ रहे हैं। 3 एक जैसे एलिमेंट अगर लगातार आ रहे हैं तो इसको हम सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। ये इसको फेशियल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फेशियल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेशियल। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये जो एलिमेंट है वो लगातार नहीं आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं। मान लो आपके पास 2 Cl एक साथ आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद NH3 आ रहा है और फिर Cl छोड़कर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा, 2 Cl नहीं आ रहे। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, या इसको मेरिडोनियल भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेरिडोनियल भी लिखा हुआ है। ये अक्षीय और ये निरक्षीय, यानी कि एक ही अक्ष पर आ रहे हैं तो ये अक्षीय, और ये एक अक्ष पर नहीं आ रहे हैं तो ये निरक्षीय होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, Ma3B3 टाइप के कंपाउंड हो गए। अब आगे एक तरह के कंपाउंड और हैं। एक तरीके के कंपाउंड की बात और करते हैं, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ बनाई थी हमने, तो ये आ गया। इसके अलावा मैं एक कंपाउंड और है, इसमें है MAA2B2 टाइप कंपाउंड, MAA2B2 टाइप कंपाउंड, या MAA2BC टाइप कंपाउंड। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, AA का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने एक मेटल ले लिया, AA का मतलब क्या है वो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे AA का मतलब कोई ऐसा लिगेंड है, एक पूरा ये लिगेंड है जिसमें AA यानी कि दोनों भाग हमारे पास क्या दे रहे हैं, दोनों भाग इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था एथिलीन डाईएमीन, EN पढ़ा हुआ है, तो वो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर दे रहा है। तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर दे रहा है। उसके अलावा मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, Cl है, ये हमारे पास Cl है, और ये यहाँ पर भी हमारे पास 2 En है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 2 एक जैसे हो गए, En और 2 अलग अलग हो गए, Cl हो गए। तो यहाँ पर ये Cl क्या है, साथ साथ है, या इसको भी हम देखें साथ साथ है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, सिस हुआ। आपको पता है जब साथ साथ होते हैं तो ये सिस होते हैं, ये साथ साथ है तो सिस होते हैं। अब इसका ट्रांस कैसे बनाएंगे, ट्रांस बनाते हैं। ट्रांस के लिए ये यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये जो Cl है, क्लोरीन है, वो अगर 180 डिग्री पर है, या फिर ये दोनों 180 डिग्री पर है, तो हमारे पास ट्रांस होगा।
तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांस हो गया। ये EN हमने यहाँ पर बना दिया, ये EN हमने यहाँ पर बना दिया। तो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन हो गई, ट्रांस हो गई। ये वाली कौन सी पोजीशन हो गई, सिस हो गई। और ये वाली कौन सी पोजीशन हमारे पास हो गई, ट्रांस हो गई। ये सिस है और ये ट्रांस है। तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड यहाँ पर हो गए। तो ये हमारे पास क्या हो गई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गई। अब इसके बाद हम अगली आइसोमेरिज्म देखेंगे, कौन सी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावेवता। मैंने आपको बताया था कि जो त्रिविम समावेवता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक प्रकाशिक समावेवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अब हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, प्रकाशिक समावेवता के बारे में। अब यहाँ पर हम आगे देखने वाले हैं अगला आइसोमेरिज्म, अगली समावेवता को हम देखने वाले हैं। तो अगली जो आइसोमेरिज्म है, यानी कि जो दूसरा टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, वो हमारे पास क्या है, प्रकाशिक समावेवता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। प्रकाशिक समावेवता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ये क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। अब मान लीजिए आपके पास 2 कंपाउंड है, वही आइसोमेरिज्म चल रही है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अणुसूत्र समान हो। बस प्रकाशिक समावेवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ये प्रकाश को घुमा देते हैं। ये कंपाउंड क्या होते हैं, प्रकाश को, लाइट को रोटेट कर देते हैं। एक दाएं तरफ रोटेट कर देता है, एक तरफ बाएं तरफ रोटेट कर देता है। जो आपने पढ़ा हुआ है, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, D और L बोलते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो लाइट को रोटेट कर सॉरी तो ये लाइट को रोटेट कर देते हैं। ये आइसोमेरिज्म हमको पढ़नी है। ये वाली जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये जो आइसोमेरिज्म है, वो केवल वो दिखाएंगे जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या 6 हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले ये कंपाउंड दिखाते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उनकी हम बातें करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें समन्वय संख्या 4 है, तो उसमें आइसोमेरिज्म कौन सी है, MAA2 टाइप के कंपाउंड, MAA2 टाइप के कंपाउंड। अब ये क्या चीज़ है, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बात और बताता हूँ, जो 2 कंपाउंड होते हैं आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि इसको, एक को अगर दर्पण में देखा जाए तो वो दूसरे के जैसा दिखाई देगा। ये मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं करते। जैसे हमारी मिरर इमेज होती है, वो ओवरलैपिंग नहीं कर सकती। तो ऐसे ही ये कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे हम कंपाउंडों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है निकिल है। अब इसमें यहाँ देखिए हमारे पास, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, ये NH2, ठीक है, और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2। ये ऐसे कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दूसरा इस तरीके से जुड़ा हुआ है। दूसरा इस तरीके से कैसे जुड़ा हुआ है कि वही सेम OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH2 और ये NH2, ये ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, ये कंपाउंड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो दूसरा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इसकी मिरर इमेज होगा। अब मिरर में अगर हम देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा,
मिरर में अगर हम देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देगा, वो हमको यहाँ पर बनाना है। तो निकिल ही दिखाई देगा। उसके बाद ये वाला भाग हमारे पास यहाँ दिखाई देगा, तो ये वाला भाग हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है। तो O कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है CH2 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है NH2 और ये इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और ये वाला भाग है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा, तो वो ही सेम यहाँ पर OC डबल बॉन्ड हो। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। क्या है, मिरर इमेज है। और ये आपस में एक दूसरे पर क्या नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं, ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। तो ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, MAA2 टाइप कंपाउंड हो गया। ये मिरर इमेज हो गई। ये ही हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। किसके लिए, ये हमने क्या लगाया है, मिरर लगाया है। ये हमने क्या लगाया है, मिरर लगाया है। अब जैसे मान लीजिए ये लाइट को दक्षिणावर्त घुमाता है तो इसको D बोल देते हैं, और ये वामावर्त घुमाता है तो इसको L बोल देते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी यहाँ पे कंपाउंड हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे पास बात हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पर किसके लिए बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात करेंगे। किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अष्टफलकीय संकुल के लिए बात करेंगे। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो टाइप है वो है MAA3 टाइप कंपाउंड। MAA3 टाइप का मतलब AA कोई कंपाउंड है, उसके 3 जुड़े हुए हैं, ऐसे उसके 3 जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट में हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर है कुछ, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास कुछ। तो यहाँ पर EN, जैसे मान लीजिए ये जुड़ा हुआ है EN, ये EN जुड़ा हुआ है, और ये एक बचा है EN, ये कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये कंपाउंड हो गया AA। 3 तरीके हो गए, ये एथिलीन डाइएमीन। इसकी हम क्या बना सकते हैं, मिरर इमेज बना सकते हैं इसकी। देखो इसमें आपको कुछ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल आपको सेम बताना है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी मिरर इमेज में ये वाला भाग यहाँ बनेगा, तो ये हम यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला भाग हमने यहाँ पे बना दिया, ये वाला भाग यहाँ बना दिया। अब ये वाला भाग कहाँ बनेगा, ये वाला भाग पीछे की साइड बनेगा, और ये वाला भाग कहाँ बनेगा, ये वाला भाग भी पीछे की साइड बनेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई। तो जैसे मान लीजिए ये D वाला है, ये वाला L है। ठीक है, तो इसको ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लीवो रोटेटरी है। ठीक है, और कंपाउंड बताते हैं ऑक्टाहेड्रल में। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर जो पहला है वो ये है। दूसरा तीसरा और मैं बताता हूँ, दूसरे तीसरे कौन से होते हैं। एक है MAA2B2। ठीक है, MAA2 यानी कि 2 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो ये कैसे बनेगा, मान लीजिए ये कोबाल्ट है, ये मैंने कंपाउंड बना दिया, ये मैंने कंपाउंड बना दिया। अब यहाँ पे EA जुड़ा हुआ है, EN मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये B2 कुछ भी हो सकता है। B2 जैसे मान लीजिए 2 एक जैसे हैं तो वो Cl हो गए। तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म हो गई। तो ये ठीक है, ये
तो ये हमारे पास MAA2 और B2 टाइप के हमारे पास कंपाउंड हो गए। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपाउंडों की जानकारी हमने यहाँ पर दी। और भी कई तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं और आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए और भी कई तरीके के टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे मान लो MAA, B2, C2, ऐसे भी आपके पास कंपाउंड हो सकते हैं। 2, 2, 4, 5, 6 और ये मेटल। तो आप इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल उसमें बना सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बनानी थी आपको, 2 कंपाउंडों की मिरर इमेज बनानी थी, दर्पण प्रतिबिंब बनाना था। तो इस तरीके से आपका ये आइसोमेरिज्म समवायता वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने सारी आइसोमेरिज्म डाल दी है। किसी को भी अगर आइसोमेरिज्म पढ़नी हो तो यहाँ से आराम से पढ़ सकता है। तो इसी के साथ मैं विदा लगता हूँ। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।